Let's start with day 1, Code of Ethics. Let's start. This is day 1. Code of Ethics revised. कल मुझसे कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर कोड ऑफ एथिक्स के रिवाइज नोट्स का क्या है। अरे आप और मैं बैठकर ही तो रिवाइज करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? वी आर द फर्स्ट पर्संस एंड वंस दे आर रिवाइज्ड आपको भेज दूंगा मैं। तब तक आपके पास ये नोट्स रहेंगे और इन नोट्स के अंदर हम चेंज करेंगे। एथिक्स, व्हाट वी मीन बाय एथिक्स। फालतू बातें ना करें और सीधे पॉइंट पर आए। एथिक्स मीन्स मोरल प्रिंसिपल विच गवर्न द पर्सन्स बिहेवियर। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को, इट मीन्स पर्सनल बिहेवियर को गवर्न करने के लिए जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हें एथिक्स कहते हैं। आप और मैं सब एथिक्स के अंदर बंधे हुए हैं। नॉट इन chartered accountancy profession or as an articleship, but as a human being we all are under the moral principles which govern our personal behavior which we call dharma. हम लोग तो धर्म से बंधे हुए सभी लोग अपने अपने, और हर धर्म ने क्या बताया हमको? दैट इज प्रिंसिपल्स जो आपके बिहेवियर को गवर्न करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एथिक्स बेसिकली। What is professional ethics? So I will change this ethics into professional ethics, that moral principle which govern a person's professional behavior. So I must add here one more thing, that what is professional ethics? भाई साहब, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? तो सर प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब, मैं आपको ये पूरी शीट एज इट इज दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। एट द एंड ऑफ द क्लास ये शीट आपके पास एज इट इज एक्सपोर्ट होके आ जाएगी। प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स व्हाट? मोरल प्रिंसिपल्स which govern a person's प्रोफेशनल बिहेवियर। और मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा अगर आप इसे मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, तो बेस्ट कॉपी तैयार होगी आपकी राइटिंग में। आलसी बिल्कुल मत कीजिए, आपकी राइटिंग में बिल्कुल शानदार कॉपी तैयार होगी जिसको हमको एग्जाम के टाइम पढ़ना रहेगा। So what is ethics? Ethics means moral principle which govern the person's behavior. What is professional ethics? Moral principle which govern a person's professional behavior while he is serving to the people. तो being a chartered accountant, मेरा behavior public में कैसा रहेगा, that is added here as a moral principle which govern the person's professional behavior. Then what is code of ethics? कि साहब कोड ऑफ एथिक्स क्या है? तो मेरे दोस्त, कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स ऑल कंपाइलेशन ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन एक्ट 1949 and International Ethical Standard Board for Accountants Code of Ethics. तो अब हमारे लिए कोड ऑफ एथिक्स में दोनों चीजें हैं। पहला, चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड इस्बा कोड ऑफ एथिक्स। बहुत सारी चीजें जो इम्प्रोवाइज होती हैं धीरे धीरे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, हर बार चेंजेस आते हैं। इस बार हमने इंटीग्रल पार्ट बना दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 के अंदर ये रखा, पार्ट 2 के अंदर ये रखा, पार्ट 3 के अंदर। अदरवाइज हम अब तक कहते थे इंटरनेशनल कोड,
एंड डोमेस्टिक कोड। अब हमने वो फर्क ही हटा दिया, अब हमने कोड ऑफ एथिक्स को एक ही नाम से जानना चालू कर दिया और वो एक नाम है एस्बा कोड ऑफ एथिक्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन एक्ट 1949। सो सीए एक्ट 1949 और इस्बा कोड ऑफ एथिक्स 2018 एडिशन जो है वो अपन पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारा कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, हमारा कोड ऑफ एथिक्स का एडिशन कौन सा है? हमारे कोड ऑफ एथिक्स का एडिशन है 2019। अब जो हमारा एडिशन है दैट इज कोड ऑफ एथिक्स एडिशन 2019। ओके, नाउ अब बात आती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस पर कोड ऑफ एथिक्स लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस पर कोड ऑफ एथिक्स लगता है कि कुमार मंगलम बिरला साहब पर भी कोड ऑफ एथिक्स लगेगा। वो सीए तो हैं पर ना तो प्रैक्टिस में है ना सर्विस में है, वो तो अदरवाइज ऑक्यूपाइड है। भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो प्रैक्टिस में हो सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सर्विस में हो सकता है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अदरवाइज ऑक्यूपाइड भी तो हो सकता है ना। ही कैन बी अदरवाइज ऑक्यूपाइड, जैसे कुमार मंगलम बिरला साहब है, प्रणय रॉय है, दे आर ऑल अदरवाइज ऑक्यूपाइड। प्रणय रॉय दैट एनडीटीवी चीफ, ही इज also a chartered accountant, but he is otherwise occupied. They are all subject to code of ethics. वो सारे के सारे code of ethics के अंदर आते हैं। Now, what is our code of ethics? ये चार्ट पूरा का पूरा खत्म हो चुका। ये चार्ट कंप्लीटली अमेंड हो गया। अब जो हमारे मॉड्यूल में भी दिया है, कहीं भी दिया, पूरी तरह से ये चार्ट अमेंड हो गया कि व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ एथिक्स कितने भागों में है। तो मेरे दोस्त, कल ही मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स 2019 एडिशन 3 भागों में है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स 3 वॉल्यूम्स के अंदर अवेलेबल है बॉस। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। 3 वॉल्यूम्स में हमारे पास अवेलेबल है। मैं चाहूं तो कुछ जगलरी यहां पे भी कर सकता हूं। आपको मैं बताता हूं, कुछ नए फीचर्स ऐड होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जैसे यहां आया तो हम लिखेंगे वॉल्यूम 1, दूसरा वी हैव वॉल्यूम 2 एंड थर्ड, जस्ट अ मिनट, ओहो, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वी हैव volume 3 also. Just a minute. Just a minute. At some point. So we have volume 3. 3 वॉल्यूम हमारे पास हैं, तो हम उन पर चले जाते हैं। सो दे डोंट हैव 3, वेरी गुड।
volume 3. Now, what volume we have? We have 3 volumes, my dear. तो कौन से 3 वॉल्यूम हो गए? एक वॉल्यूम 1, दूसरा वॉल्यूम 2, तीसरा वॉल्यूम 3. वॉल्यूम 1, 2, 3 के बाद वॉल्यूम 1 में क्या है? What contains वॉल्यूम 1? तो उसमें है इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ फॉर अकाउंटेंट्स कोड ऑफ एथिक्स. मैं अपने वाले पे आ जाता हूं, ज्यादा बेटर है, अपनी राइटिंग ज्यादा बेटर है. इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स कोड ऑफ एथिक्स. वॉल्यूम 2 में है चार्टर्ड. वॉल्यूम 2 में हम लिखते हैं कोड ऑफ एथिक्स issued by Ethical Standard Board of ICAI. and वॉल्यूम 3 में है case laws relating to disciplinary proceedings. डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड केस लॉज हैं. ये 3 वॉल्यूम्स के अंदर वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में है. अब वॉल्यूम 1 में क्या है, वॉल्यूम 2 में क्या है और वॉल्यूम 3 में क्या है, इसका स्ट्रक्चर जानना भी जरूरी है. वॉल्यूम 1 कितने पार्ट में है, वॉल्यूम 2 कितने पार्ट में है और वॉल्यूम 3 कितने पार्ट में है, ये जानना जरूरी है. वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 आखिर कितने पार्ट्स में ये वॉल्यूम्स हैं. लेट अस अंडरस्टैंड कितने पार्ट्स में ये वॉल्यूम आपके पास अवेलेबल है. तो वॉल्यूम 1 के भी पार्ट्स हैं, वॉल्यूम 2 के भी पार्ट्स हैं, वॉल्यूम 3 के भी पार्ट्स. वॉल्यूम 1 को अगर आपको मैं दिखा के लाऊं ICAI.org पर, तो हम पहुंच गए एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के ऊपर ICAI.org. वहां पर आप जब एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड में मैं कल आपको लेके गया था, आप भी हमेशा जब भी जाएं तो आपको कभी भी अगर फॉलो करना है तो आप एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की ऑथेंटिक साइट पर जाकर के फॉलो करें. दैट इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स. किसी भी वेबसाइट पे जाने के बजाय आप यहां जाइए. कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज 2019. लेट अस सी हाउ दिस कोड ऑफ एथिक्स हैज बीन अरेंज्ड. ये कोड ऑफ एथिक्स किस तरीके से अरेंज हुआ है. ना ये कोड ऑफ एथिक्स 4 भागों की बजाय 5 भागों में है. नाम 4 है लेकिन यूं 5 भाग है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4A एंड पार्ट 4B. ये पूरा नया अरेंजमेंट है. पुराना अरेंजमेंट बिल्कुल अलग था. पार्ट 1 है फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंप्लाइंग विद द कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. ये है पार्ट 1. पार्ट 2 है प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस के लिए. पार्ट 3 है प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस के लिए. और पार्ट 4 के अंदर है इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड, जिनमें है 4A इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट, 4B इंडिपेंडेंस फॉर अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट. सो कुल जमा 4 पार्ट है. 4 पार्ट में 4A और 4B होने के कारण 5 पार्ट हो जाते हैं. अदरवाइज दैट इज इन 4 पार्ट्स. 4th पार्ट में इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स आते हैं.
सो इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स के पार्ट 4A और पार्ट 4B हो गए, यानी कुल जमा 4 पार्ट के 2 पार्ट और एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड किसके लिए, ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट के लिए, और एक इंडिपेंडेंस किसके लिए, अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट रिव्यू के लिए। और उससे पहले 3 पार्ट, पहला कंप्लाइंग विद कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, पार्ट 2 प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस के लिए, पार्ट 3 प्रोफेशनल अकाउंटेंट पब्लिक प्रैक्टिस के लिए, पार्ट 4 इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड। पार्ट 4 के अंदर 4A एंड 4B। सो वी हैव टू ड्रॉ नाउ what further parts we have। इस कोड ऑफ एथिक्स के अंदर 4 पार्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और पार्ट 4 के अंदर वी हैव 4 पार्ट्स, पार्ट 4A एंड पार्ट 4B। अब मैंने एक जानबूझ के आपके साथ शैतानी की है, वो ये की है कि जब आप देखने जाते हो तो यहां देखो आप 1, 2, 3, 4A और 4B लिखा है। गलती से भी कोड ऑफ एथिक्स के अंदर यह गलती कभी मत करना जो मैंने यहां पे की है। रोमन वाले शब्द आएंगे ही नहीं, जीवन भर याद रखना इन चीजों को, कहां रोमन यूज किया है, कहां रोमन यूज नहीं किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 4B। अभी उधर का कोड ऑफ एथिक्स जब पढ़ाऊंगा इंडियन वाला वॉल्यूम में, वहां पर पार्ट के आगे क्या यूज करता हूं वो अलग देखना। दैट इज वेरी सिंपल, है ना। और वॉल्यूम 3 तो खैर डिसिप्लिनरी केसेस हैं तो वो तो देखने की जरूरत नहीं, बट वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में बहुत बड़ा अंतर है। वॉल्यूम 1 में पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 4A एंड 4B दिए हुए। पार्ट 1 इज अबाउट जनरल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसको उन्होंने बोला व्हाट दे सेड टू इट, कंप्लाइंग विद कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। सो अगली बात आती है कि पार्ट 1 में क्या है, कंप्लाइंग विद द कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स and complying with the code, fundamental principles and conceptual framework। so वो आएगा वहां पर, ओहो, that would be conceptual framework। यहां आएगा प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस, यह आएगा प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस, यहां आएगा पार्ट 4 आएगा इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड। मैं भी फेयर आउट करूंगा इनको, अभी आपको मैं भेज दूंगा, उसके बाद में जब उसको फेयर करके वापस डालूंगा तो आपके पास वापस आ जाएंगे जैसे चार्ट पहले आए थे। इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड पार्ट 4। इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड के अंदर 2 भाग, पहला फॉर ऑडिट एंड रिव्यू, फॉर अश्योरेंस एंगेजमेंट, of audit and review, and for assurance engagement
other than audit and review. सिंपल, दो भाग अलग हो गए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 4B। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, complying with the code, fundamental principle and conceptual framework. Part 2, professional accountant in service. Part 3, professional accountant in public practice. Part 4 में Part 4A और Part 4B, independent standards। ये नया कोड है, ये रिवाइज्ड है, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, अभी मॉड्यूल नहीं बने हैं, मॉड्यूल आर इन प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग और उसमें टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ कोविड, अभी कुछ ज्यादा खास हो नहीं पाया होगा। नाउ, कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ईएसबी ऑफ आईसीएआई, हमारे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो कोड इशू किया, कोड ऑफ एथिक्स इशू किया, उसके अंदर क्या इशू किया? सर, हमारा कोड ऑफ एथिक्स तो डूज एंड डोंट्स की बात करता है। हमारा जो पार्ट बी कोड ऑफ एथिक्स है, उसको आप अगर देखने जाओगे, ये तो पार्ट ए था। अब जो पार्ट बी कोड ऑफ पार्ट वॉल्यूम 2 ऑफ कोड ऑफ एथिक्स आया है, ये वॉल्यूम 2 के अंदर इफ यू गो, you will find the arrangement not like ISBA code. We have different arrangements. We have Chapter 1, Accounting and Auditing Standard, Chapter 2, Chartered Accountants Act 1949, and then we have first schedule, part 1st, 2nd, 3rd, and we have second schedule, part 1st, 2nd, 3rd, and then we have appendices. So we do not have any sort of different kind of an arrangement. ये arrangement पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही। Chapter 1 है Accounting Standard and Auditing Standard, Chapter 2 है Chartered Accountants Act 1949, उसके बाद हमने 2 चैप्टर हैं, बाकी सारे शेड्यूल्स हैं, और शेड्यूल्स के बाद आखिरी में अपेंडाइसेस है। उसके बाद चैप्टर 3 काउंसिल जनरल गाइडलाइन, चैप्टर 4 काउंसिल जनरल गाइडलाइन 2000, जो चैप्टर 3 काउंसिल गाइडलाइंस फॉर एडवर्टाइजमेंट 2008, देन काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008, एंड चैप्टर 5 सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स। तो 5 चैप्टर और अपेंडाइसेस हैं ए से लेके एल तक के, 5 चैप्टर हैं, अपेंडाइसेस हैं, और चैप्टर 2 के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के चैप्टर के अंदर 2 शेड्यूल भी है। देयर आर 2 शेड्यूल्स रिलेटेड टू चैप्टर 2। तो ओवरऑल अरेंजमेंट अब वापस चेंज हो गया मेरा, एंड माय होल अरेंजमेंट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स ऑफ ईएसबी ऑफ आईसीएआई हैज बीन चेंज्ड बिकॉज इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स? इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स। इसको अपन अगले पेज पे बना लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। What is code of ethics and how the code of ethics will be? What is code of ethics of ICAI? So let us have ICAI's code of ethics. ICAI code has been divided into chapter. अब आप देखिए, वहां पर जो चैप्टर के नंबर्स हैं, वॉट एवर नंबर्स यू आर हैविंग फॉर दी चैप्टर्स, you will find chapter 1, 2, 3, 4, 5. So we have chapter 1, chapter 2, part नहीं है, chapter 3, chapter 4, and then chapter 5. Chapter 1 is A's
एंड एसेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हमारा पहला चैप्टर अगर आप उठा के देखें तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरे चैप्टर पर आप जाएंगे तो दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, पूरा का पूरा। इसके साथ में ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, द फर्स्ट शेड्यूल, मैंने शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 नहीं लिखा है, एंड द सेकंड शेड्यूल, 2 शेड्यूल दिए गए। उसके बाद ये तो है चैप्टर 2, चैप्टर 3 है काउंसिल गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट। चौथी है काउंसिल जनरल गाइडलाइंस। चौथी है काउंसिल जनरल गाइडलाइंस। तो वी हैव chapter 2, then we have 2 schedules. After that, council guidelines for advertisement, council general guidelines, and recommended self-regulatory measures. मैप तो बने पहले पूरा मैप तो बने, साला सब्जेक्ट में पढ़ने का क्या है। अच्छा, अब द फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आप जाएंगे, सो यू विल फाइंड 4 पार्ट्स। दीज आर पार्ट्स। एंड द सेकेंड शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो यू विल फाइंड पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। एंड जो मैं लिख रहा हूं रोमन वही है, पार्ट्स 1, 2, 3 एंड पार्ट्स 1, 2, 3, 4। एंड आफ्टर दिस all parts, all chapters, we have appendices, and those appendices are from A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. So we have 12 appendices. So कुल 12 appendix, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and L, 12 अपेंडाइसिस है अलग अलग सब्जेक्ट पर। तो ये आपका रिवाइज्ड चार्ट हो गया, 12 अपेंडाइसिस, 12 अपेंडिक्स हो गए। तो मेरे दोस्त, इसलिए इस बैच को में कोड ऑफ एथिक्स शुरू किया, पूरा अरेंजमेंट भी चेंज हुआ है और भी बहुत सारी चीजें जो चेंज हुई है। एंड यू आर द फर्स्ट वन हु आर रिवाइजिंग मी दिस विद दिस। इट इज चार्ट 2 कोड ऑफ एथिक्स। अब जाकर आपका ये पेज पूरा चेंज हो गया। जो मई 2020 नवंबर 2020 के लिए मैंने पेज दिया था, दिस पेज इज कंप्लीटली चेंज्ड नाउ। इसके बाद अगला पेज मैंने दिया था डिवीजन 1 आईफैक कोड ऑफ एथिक्स, जिसको इस बार ने इश्यू किया था। वहां मैं पहले लिखता था पार्ट ए, अब वो पार्ट ए नहीं होगा। क्या होगा? आप ही ने तो चार्ट बनाया, दैट इज पार्ट 1 जनरल एप्लीकेशन ऑफ कोड। आपके मॉड्यूल में अब तक जो डिस्कस्ड थे बस वही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स
जो वहां डिस्कस थे उनमें कोई चेंज नहीं आया। लेट मी टेल यू, देयर इज नो चेंज इन दीज फंडामेंटल कोड ऑफ एथिक्स। ये वही है, फंडामेंटल कोड ऑफ एथिक्स आर द सेम। अगर आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पर आएंगे तो आप पाएंगे कि भाई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वही है। देखो, पार्ट 1 कंप्लाइंग विथ कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वही हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, एंड देन दे आर गिविंग द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब आप सोचोगे कि सर ये तो ऐसे 200 आ गया, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। हाँ, तो ऐसे 200 ने यहीं से उठाया है। These are the basic characteristics which one person should have within him when he is going for public. And mind it very carefully here कि part 1 applies to both chartered accountant in practice and chartered accountant who is not in practice. This part 1 applies to all. It means आप सर्विस में हो, आप प्रैक्टिस में हो, आप कहीं भी हो, आप अदरवाइज भी ऑक्यूपाइड हो, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी, आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आपकी ड्यू केयर, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी और आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेंगे। इनमें कहीं कोई भेदभाव ही नहीं है। यू नीड टू comply with all these principles. And the conceptual framework which has been defined there, कि साहब conceptual framework में क्या आएगा, तो complying with the code के बारे में अगर अपन बात करें, fundamental principle, integrity, objectivity and independence वाली बात, तो अब इंटीग्रिटी की बात आती है, ईमानदारी की बात आती है, ऑब्जेक्टिविटी की बात आती है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की बात आती है, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आती है। ये सारी बातें बिल्कुल वही हैं जो ऐसे 200 के अंदर हमने अपने इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ी थी, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। नहीं भी पढ़ी है तो टेंशन मत लो, मैं जब पढ़ाऊंगा तो वो कवर करवा दूंगा। लेकिन अभी मुझे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पर आने दो कि ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर क्या डाल रहे हैं। बेटा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं थ्रेड्स टू कंप्लायंस विथ फंडामेंटल प्रिंसिपल। सो लेट मी गिव यू एन आइडिया फर्स्ट। ये हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इनको क्या कहते हैं बाबू? फंडामेंटल प्रिंसिपल। और इनको डिस्टर्ब करने वाली जो होती हैं वो होती हैं थ्रेड्स, वो होती हैं थ्रेड्स, और दे आर कॉल्ड थ्रेड्स टू fundamental principle. What are the threads to fundamental principle? Let me give you point. अब यहां पर मैं फिर कुछ चेंज करूंगा, बट अभी पहले मैं वहां पे आ जाऊं कि पहले आपसे इन बातों पे डिस्कस कर लूं। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सारी बातें कोड ऑफ इथिक्स में कही गई हैं। मतलब इस कोड ऑफ इथिक्स में भी एज इट इज कही गई हैं जो पिछले कोड ऑफ इथिक्स में थी। इनमें कोई चेंज आना ही नहीं है। इंटीग्रिटी मतलब आप सर्विस में हो, आप प्रैक्टिस में हो, आप कहीं भी हो, यू शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी सिंसियर। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी ऐसा असाइनमेंट नहीं लेना है जो आपको पहले दिन से रीजन टू बिलीव है
कि यार इस असाइनमेंट को लेने में रिस्क है, क्योंकि यहां पर फॉल्सिफिकेशन, ओमिशन या ऑब्स्कर, मिसलीड हो सकता है। मेरे पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आदमी आया या ऑडिट करवाने के लिए आदमी आया, अगर मुझे उसकी इंटीग्रिटी पे डाउट है, मुझे अगर ये मालूम है कि वो मुझे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है वो गलत दे रहा है, वो कुछ भूल कर रहा है, उसमें ओमिशन कर रहा है, कुछ ऑब्स्कर कर रहा है, मतलब कुछ चीजों को काट छाट कर रहा है, कुछ चीजों को ओवरलैपिंग कर रहा है, कुछ चीजों को ओवर राइटिंग कर रहा है, कुछ चीजों को डिसीव कर रहा है, मिसलीडिंग बना रहा है, तो ना तो एज एन अकाउंटेंट मैं उससे जुड़ूंगा, ना एज एन ऑडिटर मैं उससे जुड़ूंगा। आई शुड नॉट एसोसिएट माई सेल्फ विथ एनी ऑफ सच असाइनमेंट वेयर सच falsification or omission or manipulation is there, which takes that financial statement to the misleading exhibition of the financial affairs of an entity। किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल अफेयर्स अगर मिसलीडिंग होते हुए दिख रहे हैं, या मुझे रीजन टू बिलीव है, मुझे ऐसा मालूम है अपॉइंटमेंट लेने से पहले, चाहे मैं अकाउंटेंट की तरह अपॉइंटमेंट लूं, चाहे मैं ऑडिटर की तरह अपॉइंटमेंट लूं, अगर मुझे मालूम है कि इस एंटिटी के अंदर फाल्सिफिकेशन, ओमिशन हो रहा है या मैनिपुलेशन हो रहा है, ऑब्स्कर किया जा रहा है, चीजों को मिसलीड किया जा रहा है, सो आई शुड नॉट टेक अप एन अपॉइंटमेंट। और फिर भी अगर मैं अपॉइंटमेंट लेता हूं दोस्त, तो आई एम वायलेटिंग अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। मैं इंटेग्रिटी का फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रीच कर रहा हूं। क्या मेरी पहली बात आपको समझ में आई? अभी तक मैंने आपको कुछ समझाया ही नहीं था, सब्जेक्ट में तो मैं अभी उतरा हूं, लेकिन हम हैं कहां पहले देख लें। देखो, हम हैं इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स के कोड ऑफ एथिक्स के पार्ट 1 पे। उसमें हम पढ़ रहे हैं कंप्लाइंग विद द कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। 3 चीजें उन्होंने दी थी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टुडे। सर, व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्लाइंग विद द कोड? वो आगे आएगा। धीरे धीरे चीजों को लेकर के नीचे उतरना पड़ेगा। तो जीपीआरएस से आपको मैं समझा दूं कि हम हैं कहां, तो हम जनरल एप्लीकेशन ऑफ कोड पे हैं, पार्ट 1 पे हैं, और ये हमारे मॉड्यूल में पहले से दिया हुआ है, इसमें कोई चेंज भी नहीं है, एग्जाम में आ चुका है। दूसरी बात आती है ऑब्जेक्टिविटी की। मुझसे कहा जा रहा है भाई, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहे तो आपके किसी भी असाइनमेंट की ऑब्जेक्टिविटी लॉस्ट हो सकती है। अरे सर, इंटरनल ऑडिट में काहे की इंडिपेंडेंस? अरे, जिन एम्प्लॉइज के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर आपको, मैनेजमेंट को जवाब देना है, अगर आप उन्हीं एम्प्लॉइज से साठ गांठ कर बैठे तो भी तो बेईमानी है ना। मैं इंटरनल ऑडिट पे गया, मेरा भाई वहां का सीएफओ है, और मुझे मैनेजमेंट ने क्या अपॉइंट कर दिया, इंटरनल ऑडिटर। सीएफओ मेरा भाई है, और मैं उसी के किए हुए काम को ऑडिट करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट करूंगा। आई वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। मैं इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह नहीं रहूंगा। इट्स वेरी सिंपल। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंस सिर्फ ऑडिट में ही हो, इंडिपेंडेंस अकाउंटेंट में भी हो सकती। सर, किसी ने हमको बैलेंस शीट बनाने के लिए बुलाया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स राइट करने के लिए, अकाउंट आउटसोर्सिंग कर दी, उसमें इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी की क्या जरूरत है? अच्छा,
उसका सीएफओ कुछ घपले कर रहा है और उसने तुमसे कहा ये घपलेबाजी की अकाउंटिंग कर दो यार जरा, तो तुम तो मैनेजमेंट के अगेंस्ट में बेईमान हो गए ना। किसी ने तुमसे कहा सर आपको हमारी अकाउंटिंग करनी, और सीएफओ ने बोला कि, और मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला कि यार बॉस ऐसा है कि अगर प्रॉफिट कम हो गया तो हमारा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कम हो जाएगा, तो तुम तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ ही रहने दो, जितने प्रोविजन है ना बनाओ ही मत। तो ये तो कंपनी और शेयर होल्डर के साथ धोखा हो जाएगा, है ना। अब हमारी मिथ्याएं जो इंटरमीडिएट में बनी हुई थी वो टूटने लगी। हमसे तो कहा गया था कि यहां इतने इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं है। अरे इंडिपेंडेंस किस पर्सपेक्टिव में पहले वो तो देखो। वहां इंडिपेंडेंस थी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। तुम्हें जो अपॉइंट कर रहा है उसके प्रति तुम्हें ईमानदार होना है। तुम्हें शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया तो तुम्हारी इंडिपेंडेंस उनके पर्सपेक्टिव में देखी गई। तुम्हें मैनेजमेंट ने खुद के लिए अपॉइंट किया गया तो उनके लिए हम पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, कंपनी के लिए अपन पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, तो देखना ही पड़ेगा ना। आप चाहे अकाउंटेंट हो चाहे ऑडिटर हो, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम बायस। आपको बायस से रिफ्रेन होना पड़ेगा। पक्षपात पूर्ण तरीके से आप काम नहीं कर सकते। आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में काम नहीं कर सकते। जैसा मैंने अभी बताया कि मेरा ही ब्रदर वहां का सीएफओ है और मैंने उसी का इंटरनल ऑडिट ले लिया। ना सर, बिल्कुल गलत, आपको लेना ही नहीं चाहिए। मेरी वाइफ जिस पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर डायरेक्टर है स्वयं, मैंने उसी का इंटरनल ऑडिट ले लिया। नहीं सर, मुझे नहीं लेना चाहिए। दिस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट बी एंटरटेन्ड। ऐसा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई सा भी अपॉइंटमेंट। तीसरी बात, तो ऑब्जेक्टिविटी ने मेजरली आपसे क्या अपेक्षा की कि भाई ईमानदार रहना, इंडिपेंडेंट रहना, इंडिपेंडेंट हर्ट नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रिटी ने आपसे क्या अपेक्षा की, बेईमानी वाले कामों को लो ही मत। बेईमानी वाले कामों को लो ही मत। सर ये तो ऐसे 200 में हमको बोला जाता था, तो बोला जाता था बेईमानी वाले ऑडिट मत लो। अभी मैं ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेदर इन प्रैक्टिस, वेदर इन सर्विस, वेदर अदरवाइज ऑक्यूपाइड, ये मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिन पे मुझे काम करना है। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल इंटीग्रिटी, दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल माय डियर फ्रेंड। मैं मान लो सीओपी, मान क्या लो, मैंने सीओपी सरेंडर ही कर दिया। आई एम नॉट हैव होल्डिंग एनी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस राइट नाउ। की मैंने 20 साल प्रैक्टिस की, उसके बाद मैंने सरेंडर कर दिया। अब मैं आपको एज अ टीचर टीच कर रहा हूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सरेंडर किया है, मैंने मेंबरशिप सरेंडर नहीं किया। आई एम स्टिल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब मैंने आपको पूरा कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा दिया, पुराना वाला, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है कि कोड ऑफ एथिक्स चेंज हो गया। आपने मेरे ऊपर दावा लगा दिया। इस आदमी ने मई 2021 और नवंबर 2021 के लिए हमको ओल्ड कोड ऑफ एथिक्स 2009 पढ़ा दिया, जबकि कोड ऑफ एथिक्स 2019 पढ़ाना था। तो बॉस, मुझे यहीं पकड़ा जाएगा कि आप में प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल नहीं है क्या? आपको मालूम नहीं कि क्या चेंज हो गया और क्या नहीं हो गया? I will be held guilty for professional negligence. Even being a teacher, I am responsible for you all. As an auditor, you all know,
कि जीएसटी के लॉ में चेंज आए, कोविड के इफेक्ट्स आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कोविड के इफेक्ट्स ही नहीं डाले आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कोविड एडजस्टमेंट डालने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 31 मार्च को, एक भी कोविड एडजस्टमेंट आपने नहीं डाला, एक भी कोविड डिस्क्लोजर आपने नहीं किया। तो आपने प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल मेंटेन नहीं की। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस, तुम्हें कोविड एडजस्टमेंट डालने थे, तुम्हारी कंपनी ने डेफरमेंट चुन लिया था लोन का, उसकी अकाउंटिंग करनी थी ढंग से, अकाउंटिंग ही नहीं की। मॉरिटोरियम पीरियड के इंटरेस्ट का प्रोविजन करना था 31 मार्च को, किया ही नहीं। बाद में पकड़ में आया, अकाउंटेंट को बोला क्यों बे कोविड एडजस्टमेंट क्यों नहीं डाले, और बोले भाई साहब मेरे को तो कोविड एडजस्टमेंट मालूम ही नहीं थे। तू सीए है ना? हाँ हूं। तो बस खत्म, शिकायत करेंगे इंस्टीट्यूट को। कैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया है ये, अपडेटेड ही नहीं है। बिल्कुल सही बात, देख लेना अपने ऑफिस में कोविड एडजस्टमेंट किए कि नहीं किए बावलों। क्या अभी 30 अक्टूबर को फाइल कर रहे हैं अपन, बहुत सारी बैलेंस शीट है, कोविड एडजस्टमेंट किए नहीं किए देख लेना जरा, बहुत सारे करना थे कोविड के एडजस्टमेंट। कौन से कोविड एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे, एक लिंक भेज दूंगा आपको, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सेमिनार लिया था कोविड एडजस्टमेंट पे आईसीएआई ब्रांच में, भेज दूंगा, 3 घंटे का है, सुन लेना जरा, नहीं तो पता चला जाने कौन कौन सी कंपनियों का जाने क्या क्या कर दिया तुमने। इन्वेंट्री से लेके तो आखिरी तक ढेर सारे एडजस्टमेंट थे उसमें। नाउ मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, ये भी एक बात है। एक्ट करो डिलीजेंटली। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस ने बैलेंस शीट बना के चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से साइन वाइन करवू के भेज दी कि बोले सर ऑडिट कर दो, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़ा हो गया, बैलेंस शीट टैलीज नहीं, असेट साइड लायबिलिटी साइड ही नहीं मिल रही, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव भी कर दिया। ऑडिटर इधर चिल्लाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, क्या करते हो भाई, बैलेंस शीट तो बैलेंस करके भेजो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे हम तो अनपढ़ गंवार लोग हैं, हमें थोड़ी मालूम बैलेंस शीट क्या है, ये आया इसने कहा साइन करना है, तो ढंग का आदमी रखो, ऐसा आदमी रखते हो, ऐसा बैलेंस शीट टेली नहीं है। तो ये भी तो सीए है, तुम भी तो सीए हो। हाँ है, तो फिर हम इस पे कैसे भरोसा करें, मत करो। हम क्या करें, इंस्टीट्यूट में शिकायत करो कि ऐसा कैसा आदमी पैदा किया तुमने, ये प्रोफेशनल बिना बैलेंस शीट टेली करे हमारे साइन करवा के ऑडिटर क्या भिजवा दिया। सीए बोल रहा सर वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई, और वो बैलेंस शीट तो बैलेंस वाली थी, प्रिंट आउट गलत निकल के साइन होने चला गया। तो डिलीजेंटली काम करना बावले, हवा में क्या काम करता है, वर्क डिलीजेंटली। कंप्लाई विथ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोविड एडजस्टमेंट डालो, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो होंगे उनसे एक्वेंट रहो। इतने काम करोगे ना बाबू तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आएगी, चाहे तुम सर्विस में हो, चाहे तुम प्रैक्टिस में हो, चाहे तुम कहीं भी हो। बेटा हमने ये सारी चीजें इंटरमीडिएट में प्रैक्टिसिंग सीए जब ऑडिट करता है उसके पर्सपेक्टिव में देखी थी। आज हम इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और सर्विस सबके पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, चाहे तुम जॉब में हो, चाहे तुम प्रैक्टिस में हो, अपने बॉस की, अपने एम्प्लॉयर की, अपने क्लाइंट की, किसी भी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को आपको किसी भी बंदे से शेयर नहीं करना है जब तक कि ऐसा करना आपकी कोई प्रोफेशनल ड्यूटी ना हो, जब तक कि ऐसा करना आपकी कोई लीगल ड्यूटी ना हो, जब तक कि ऐसा करना आपके लिए क्लाइंट ने खुद अथोराइज ना किया हो। क्लाइंट ने अथोराइज किया है, कॉन्फिडेंशियलिटी लूज कर दो। लॉ ने कहा था कुछ भी मिले हमें बताना, कॉन्फिडेंशियलिटी लूज कर दो। लीगल ड्यूटी है, याद करो सेक्शन 143(12)
1 करोड़ या उससे ऊपर का एम्प्लॉय फ्रॉड अगर आपको मिल जाता है तो तुरंत रिपोर्ट करो। तो कर दो, फिर वहां कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ी चिल्लाएगा कोई, क्योंकि वो तो तुम्हारी लीगल एंड प्रोफेशनल ड्यूटी है। Confidentiality is very important. We have discussed it later in the part B, but यहां भी डिस्कस करने लायक है। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस को कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या? ओहो, एक बंदा जो एम्प्लॉय है अपने एम्प्लॉयर के किसी भी डेटा को किसी भी अथॉरिटी को तभी डिस्क्लोज करेगा जब ऐसा करना उसकी लीगल ड्यूटी हो या प्रोफेशनल ड्यूटी हो, या उसके एम्प्लॉयर ने उसको ऑथोराइज किया। कंपनीज एक्ट ने कितनी ही सारी ड्यूटीज बनाई हैं सीईओ और सीएफओ के लिए। हाँ, उनके तहत अगर आप आरओसी को डिस्क्लोज कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, साइन करके दे रहे हो, दैट इज योर प्रोफेशनल लीगल ड्यूटी। लेकिन इसके अलावा अगर आपको किसी और को अपने एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन देनी है तो एम्प्लॉयर से पहले पावर ऑफ अटॉर्नी लेना कि सर ये इंफॉर्मेशन मांगी है, दे दूं क्या? नहीं तो पता चला कि एम्प्लॉयर ने तुम्हारी शिकायत कर दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को कि इस बंदे को अथॉरिटी ही नहीं थी, इसने मेरे फिगर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेज कैसे दी। सर्विस करते समय भी ध्यान रखना है अपने को, माइंड इट वेरी केयरफुली। सर्विस देते समय भी पूरा ध्यान रखना है अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉट ओनली इन प्रैक्टिस। जितना मैं डिस्कशन कर रहा हूं उस पर पूरा ध्यान देना, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज और मल्टीपल केस स्टडीज आती हैं उनमें यही सारे एग्जाम्पल घूम घूम के आते हैं। उसके बाद बोला कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट को प्रोफेशनल बिहेवियर रखना चाहिए। साहब, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है? ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे प्रोफेशन बदनाम हो। अपनी एबिलिटी और अपने कॉम्पिटेंस को एग्जेगरेट करके पूरे जमाने में मत बताओ। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हाँ, अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो, चाहे प्रैक्टिस में हो चाहे सर्विस में हो। अपने आप को ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि प्रोफेशन डिसरेप्यूट में आ जाए। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हाँ, तुमने हाउस लोन लिया है, हाँ, तुम्हारा अकाउंट एनपीए हो गया बैंक में, हाँ, शर्म नहीं आती है? तुम्हारा अकाउंट एनपीए हो गया बैंक में हाउसिंग लोन का, बैंक को पेमेंट क्यों नहीं करते हो? बैंक ने तुम्हें डिफॉल्टर के रूप में डाल दिया, पेपर में छप गया डिफॉल्टर की सूची, इनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। तो भाई करते क्या हो? पूरे प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो। सर उसका क्या बिहेवियर? तुम्हारा कोई भी बिहेवियर हमारे प्रोफेशन को बदनाम नहीं करना चाहिए, हम तो बस इतना जानते हैं। तुम्हारा कोई भी बिहेवियर हमारे प्रोफेशन को बदनाम नहीं करना चाहिए, हम तो बस इतना जानते हैं। बात खत्म हो, आप जानो, आपका काम जाने, हमें तो बस इतना मालूम। सिंपल। तो बॉस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो, हाँ, अपने आप को सुपीरियर मत बताओ जमाने के ऊपर कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। ऐसा करना प्रोफेशनल बिहेवियर के अगेंस्ट में है। तो दीज 5 आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अब तक आपने इन प्रिंसिपल्स को ऑडिटर के पर्सपेक्टिव में देखा था, आज मैंने आपको इन्हें
एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज ऑक्यूपाइड के पर्सपेक्टिव में बताया। मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ना मैं सर्विस में हूं, ना मैं प्रैक्टिस में हूं, मैं तो ट्यूशन कर रहा हूं, कोचिंग दे रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। क्या मुझे इंटीग्रिटी की जरूरत नहीं है? क्या मुझे ऑब्जेक्टिविटी की जरूरत नहीं है? क्या मुझ में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखनी चाहिए? आप सब लोगों की रखनी चाहिए। क्या मुझे प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं रखना चाहिए? आप लोगों के साथ रखना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ कुछ उल्टा सीधा बिहेव कर दूं तो प्रोफेशन तो मेरा ही बदनाम होगा ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ना आ जाए। दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 of the ISBA code is applicable to chartered accountant in practice, chartered accountant in service, person otherwise occupied, all the above। तो आंसर आएगा ऑल द अबोव। फंडामेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है सर, आपको यह ध्यान रख लीजिएगा बिल्कुल। हेलो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। और कोई भी पागल सर की बात नहीं करेगा कि सर इसका शॉर्टकट याद कर लें क्या, IOPCP। क्या होता है IOPCP? पर सर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अरे बेवकूफ आदमी, जब अपन ने इसको ढंग से पढ़ लिया, ये तो यूं ही याद रहता है कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए आदमी में, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। वी नीड टू हैव दिस ऑल। लेकिन अब जब आप एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, प्रैक्टिस में हो, देयर आर सर्टन threats to these fundamental principles। कई लोग उसे बोलते हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। नो 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 नो, जो भी अपन थ्रेट्स पढ़ेंगे, दोज थ्रेट्स आर थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल। दे आर नॉट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, दे आर थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। नाउ व्हाट आर द थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल? फंडामेंटल प्रिंसिपल को थ्रेट्स क्या है? Now, प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के बारे में अब अपन बात कर रहे हैं। अलॉन्ग विथ पार्ट ए एंड पार्ट बी ये पूरी चीज जो है वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी वो मैं बताता हूं, रुको आप पहले इस स्क्रीन को देखो, शायद आपको कुछ याद आए। 2 मिनट इस स्क्रीन को देखो, शायद आपको इंटरमीडिएट का कुछ याद आ जाए। आया कुछ याद? ये सारी की सारी फंडामेंटल थ्रेट्स इंटरमीडिएट के पहले ही चैप्टर में अपने पास थी। आंसर तो आई नहीं रहे, मैं कुछ भी पूछता हूं ऐसा लगता है कि मैं पेंड्राइव वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अरे इंटरमीडिएट में थी ना थ्रेट्स, मत टेंशन लो, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम डीलिंग विथ, डोंट वरी, बट ये थी, दीज वर देयर in intermediate। Let's understand।
आगे बढ़े। चलिए, अरे कोई हाँ ना, नॉट अप्लीकेबल, कुछ तो जवाब दो नालायकों। कोई जी ड्राइव पी ड्राइव पे थोड़ी पढ़ रहे हो तुम कि ये टीचर बोले जा रहा है। हाथ तो बहुत खुजल रहे होंगे तुम्हारे कि इसको यार फॉरवर्ड कर दो, इसको 2x पे ले आओ, इसको 4x पे ले आओ। नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो 2x और 4x होते हैं ना, वो फिर फंडामेंटल कभी बन भी नहीं पाते, वो वैसे ही चलते हैं। हो ही नहीं सकता। मैं आपको 200% गारंटी देता हूं कि जितने कंसंट्रेशन से आप मेरे को सुन रहे हो, उतने कंसंट्रेशन से आप जी ड्राइव और पेन ड्राइव पे नहीं सुनते हो। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकते हो ये कि आज अभी जितनी देर आप बैठे हो बिना किसी को करे, आप अब तक मेरे को 4 बार पॉज करके 3 बार व्हाट्सएप देख चुके होते गधों। तुम मेरे को क्या समझाओगे? मेरे को मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं दिखता है कि बच्चा कितनी बार पॉज करके कितनी बार देखता है? दिल पे हाथ रख के कसम खा लो तुम लोग कि जितनी देर 1 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूं, एग्जैक्ट 1 घंटा हो गया है, इस 1 घंटे में तुम जिस कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, वो कंसंट्रेशन पी ड्राइव और जी ड्राइव में नहीं होता। आई कैन बेट ऑन इट, आई कैन बेट इट। और मैं वापस खड़ा करूंगा इस फोरम को, क्योंकि मैं अपने बच्चों को रिजल्ट नहीं बिगाड़ना चाहता, क्योंकि फीस तो उतनी आती है जी ड्राइव पी ड्राइव की, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आता जो रिजल्ट लाइव में आता है। जो रिजल्ट लाइव में आता है वो रिजल्ट ही नहीं आता है। मैं इस पूरी प्रोसेस को वापस खड़ा कर रहा हूं, और आप लोग मेरे एग्जाम्पल रहोगे कि ये लाइव बच्चे हैं सारे के सारे पास, और ये पेन ड्राइव वाले बच्चे हैं जिनका रिजल्ट 30% भी पहुंच जाए ना किसी पेन ड्राइव पढ़ाने वाले बंदे का रिजल्ट, तो आप जो बोलो वो हारने को तैयार हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। किसी बच्चे में दम नहीं है। वो जो भयंकर सिंसियर है उसको तो ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं, आदमी कोचिंग लेता क्यों है? रेगुलरिटी के लिए। आदमी कोचिंग लेता क्यों है? रेगुलरिटी के लिए। और वही रेगुलरिटी मिसिंग हो जाती है। अरे कोचिंग में कोई टीचर तुमको क्या पढ़ा देगा नया यार? तुम कोचिंग क्यों लेते हो? वाई बेसिक नीड फॉर कोचिंग इज व्हाट? कि रेगुलर स्टडी हो जाए। और वो बेसिक ऑब्जेक्टिव ही मिस हो जाता है पी ड्राइव जी ड्राइव में। देख लेंगे और फिर जब इकट्ठा हो गया तो बिंज वॉचिंग कर रहे हैं। साला कोई मैं मिर्जापुर हूं जो एक साथ 12 सीरीज निपटाओगे तुम? नाउ लेट्स स्टार्ट। इसलिए लाइव इज लाइफ। नाउ मेरे से कोई बोल रहे थे, टीचर है बहुत सीनियर है, प्रवीण भाई से भी बात हुई थी मेरी, प्रवीण शर्मा जी से भी, बोला रसीम तू जूम पे जा रहा है, ये लेक्चर लीक भी तो हो सकते हैं। मैंने कहा सर लाइव लीक नहीं होता, जो भी लीक होगा वो कॉपी होगी। और वैसे भी अब कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो इस मार्केट में बिना पैसे दिए यूट्यूब पे सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। सारा टेलीग्राम चैनल पे सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। अब पी ड्राइव जी ड्राइव तो गए तेल लेने। जो आदमी पी ड्राइव जी ड्राइव खरीद रहा है वो अगर ना भी खरीदे तो कौन सा टीचर ऐसा है जिसके लेक्चर नहीं है? 30% तो सब लोगों ने अपने अपने डाल रखे। तो आधा इससे पढ़ लिया, आधा इससे पढ़ लिया, आधा इससे पढ़ लिया, हो गया काम खत्म। पढ़ लिया, समझा नहीं, सो सिंपल। फिर बेसिक फंडामेंटल डिफीट हो रहा है। मैं सबको कह रहा हूं, जितने लोग हैं उन सबको कह रहा हूं सर लाइव पढ़ाओ। और बोले लीक हो जाएंगे। अरे भाई लीक क्या हो जाएंगे? किताबें पड़ी हुई है ना मार्केट में, ऐसे वीडियो लेक्चर पड़े हुए मार्केट में। अगर तशरीफ में दम है तो भाई टिका के बैठ जा और यूट्यूब पे ही देख ले, तेरे को सब मिल जाएंगे। पैसे क्यों खर्च कर रहा है पी ड्राइव जी ड्राइव के लिए? और तशरीफ में दम नहीं है तो फिर मैं दिखाता हूं, मेरे साथ बैठ तू 1.25 घंटा 1.5 घंटा रोज चुपचाप। अभी नैन्सी को देखो, नैन्सी अपने 61वां दिन है आज हमारे लॉ का, 61 डेज से रेगुलर। और एक दिन छूट जाए तो दूसरे दिन चिल्लाती है सर मेरी लिंक चली गई, मैं तो ऑफिस में लेट हो गई, मैं नहीं आई, मेरे को लिंक दो। मेरे स्टाफ को परेशान करती है कि सर लिंक नहीं भेजी आपने अभी तक, करना उसका हक है, करेगी क्यों नहीं? शी इज डूइंग दैट।
क्यों? क्योंकि उसको वो सिंसियरिटी है ना, पीट रहे जीट रहे में सिंसियरिटी थोड़ी होगी कि अगले दिन का लेक्चर समझ में नहीं आएगा, आज मैं एब्सेंट हो गई तो रात को बैठ के बेचारी 1 बजे देख रही है कि यार कल सुबह फिर लेक्चर है, समझ में नहीं आएगा, मेरा छूट गया। ये सिंसियरिटी लाना पड़ेगी फाइनल में। सर कुछ नहीं होगा, नहीं तो जीट रही पीट रही, ठीक है, अपनी जगह काम कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बट दिस लाइफ इज लाइफ। लुक एट हियर, प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस शैल नॉट एंगेज्ड इन एनी। एक मिनट, अब ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस लेके आ गए थे अपने मॉड्यूल में। अपना जो मॉड्यूल है ना, उसमें उन्होंने लिखा था कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो पब्लिक प्रैक्टिस में है उसे एंगेज नहीं होना चाहिए किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑक्यूपेशन, किसी भी एक्टिविटी में। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूं, जो अपना अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट में बेटा देखो, नए कोड ऑफ एथिक्स का अरेंजमेंट देखो आप। लुक एट दिस, प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कहां है बेटा जी? पार्ट 3 में है ना। तो अब यहां पर अपन जो बात करेंगे वो क्या करेंगे? ये आएगा पार्ट 3 ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स कोड ऑफ एथिक्स। अब हम सीधे आ गए हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया कोड ऑफ एथिक्स। A professional accountant in public practice. So now I am not talking about any employee. Now I am not talking about a person who is otherwise occupied. I am purely talking on chartered accountant who is in public practice. Shall not engage in any business, any occupation, any activity that impairs integrity, objectivity and good reputation. ये हर चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिक इन प्रैक्टिस की ड्यूटी बनती है कि वो अपने आप को एंगेज नहीं करेगा किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी एक्टिविटी में जो इंपेयर कर रही है इंटीग्रिटी को, इंपेयर कर रही है ऑब्जेक्टिविटी को, इंपेयर कर रही है गुड रेपुटेशन। ओके, मतलब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का काम चालू कर दिया। सर आपको अलाउड है कि ये काम करना? बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अलाउड है क्या? देखो, अगर मैंने प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट नहीं लिया तो मैं चाहूं जो करूं, लेकिन अगर मैंने प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट लिया है तो फिर मैं किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑक्यूपेशन, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की गुड रेपुटेशन को गड़बड़ करेगी। और दूसरी बात, इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी में भी फर्क आता है जब आप व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, इसको तो अपन अपने यहां पर जब अपन क्लॉज नंबर 11 पढ़ेंगे अंडर इंडियन कोड ऑफ एथिक्स, वहां उसको मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। अभी डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अचीव करना चाहते हो ऊपर लिखा हुआ पूरा प्रिंसिपल, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए थ्रेड्स का और उनके सेफगार्ड्स का। आपके पास नॉलेज होना चाहिए थ्रेड्स का और उनके सेफगार्ड्स का। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमने लर्न किए पार्ट 1 में मे बी अफेक्टेड बाय फॉलोइंग थ्रेड्स। वो इतनी थ्रेड्स से अफेक्ट हो सकते हैं। पहली थ्रेड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, दूसरी थ्रेड सेल्फ रिव्यू थ्रेड, तीसरी थ्रेड एडवोकेसी थ्रेड, चौथी थ्रेड फैमिलियरिटी थ्रेड, पांचवी थ्रेड इंटिमिडेशन थ्रेड।
मेरी इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाएगी अगर मेरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आया। भाई मैं उसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट सो सिंपल। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, भी पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कब आती? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है क्या? अ थ्रेट दैट आई विल नॉट गिव एप्रोप्रिएट ओपिनियन जस्ट बिकॉज my own interest is going to be affected. Being a chartered accountant in practice, I am expressing opinion on financial statement, but I am not expressing opinion on financial statements, appropriate opinion on financial statement, because my own interest is getting affected. That's called self-interest threat. I am expressing opinion on financial statement. Over what I have prepared. Very good. आपने बनाया और आप ही उसी के ऊपर रिपोर्ट दे रहे हो। दुनिया क्या सोचेगी? ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसी ने लिखी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी ने बनाया और यही ऑडिट करके दे रहा है। ये तो वही बात होगी कि तुमने ही पेपर बनाया, तुमने तुम्हारा एग्जाम लिया, तुमने ही तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और बोल दिया हम हो गए सीए। Maker should not be checker, sir. Self-review threat. Advocacy threat. अपने ही क्लाइंट को, जिसकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपने बनाई, जिसका टैक्स रिटर्न आपने प्रिपेयर किया, उसी को आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में रिप्रेजेंट करने चले गए। लोग बोलेंगे ये लिखा है ना तुमने ट्रू एंड फेयर व्यू देती है, अब क्या बोलने आए हो कि ट्रू एंड फेयर व्यू देती है? दूसरा आदमी लाओ यार, तुम तो खुद ही ऑडिटर हो, तुम ही एडवोकेट बन के आ गए। एडवोकेसी थ्रेट भी नहीं चलेगी। 20 साल से तुम इस क्लाइंट के ऑडिटर हो। हाँ, अरे इतने में तो तुम्हारे संबंध स्थापित हो गए होंगे भाई साहब। यू आर क्लोज फ्रेंड्स नाउ। और इतनी कोहेसिवनेस आप लोगों के बीच में आ गई होगी कि इंडिपेंडेंस तो तेल लेने गई। फैमिलियरिटी थ्रेट है आप में। मत करो आप इस जगह का ऑडिट। 20 साल हो गए आपको एक ही जगह ऑडिट करते करते। सर 20 साल कैसे होंगे? 5 साल का तो रोटेशन पीरियड है ना बाबू। कंपनीज एक्ट ने जितने मेजर्स लिए हुए ना, वो सारे मेजर्स इनको देख के ही तो लिए हैं। रोटेशन का क्लॉज फैमिलियरिटी थ्रेट को देखते हुए आया। लोन नहीं लेना सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को देखते हुए आया। इंटरनल ऑडिटर विल नॉट बी ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेल्फ रिव्यू थ्रेट को देखते हुए आया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं देना एडवोकेसी थ्रेट को देखते हुए आया। सब यहीं से आए, ये बेसिक्स हैं। इन्हीं से लॉ बने जहां ऑडिटर की इंडिपेंडेंस डिफाइन हुई है। इंटिमिडेशन थ्रेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल रहा, सुन रहे, गलत रिपोर्टिंग मत कर देना। अच्छा तू रिपोर्ट कर, तेरी रिपोर्ट अगर सही भी हुई ना तो कोर्ट में हम गलत प्रूव करके तेरे ऊपर क्लास एक्शन सूट फाइल कर देंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट धमका रहा है कि हम तेरे ऊपर लिटिगेशन ठोक देंगे। या चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा तू क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा है ना, ओ क्लाइंट बोल रहा तू क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा है ना, तू निकल, अगली बार तेरे को अपॉइंटमेंट देने ही नहीं, रिमूव कर देंगे तेरे को एज एन ऑडिटर। इसको कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट्स। अभी इनके बारे में अपन ने डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट ये थ्रेट्स और इन थ्रेट्स को सेफगार्ड करना है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, ये सारी थ्रेट्स हैं। इन सारी थ्रेट्स को आपको सेफगार्ड भी करना है। तो अभी हम कोड ऑफ इथिक्स के अंदर पार्ट 1 में, और पार्ट 1 कल पूरा करेंगे। पार्ट 1 हमारा कल पूरा हो जाएगा, दैट इज इस्बा कोड ऑफ इथिक्स। जितना मॉड्यूल में दिया है अपडेटेड। अब अगर मॉड्यूल में और आता है तो बाद में और पढ़ लेंगे।
अदरवाइज पार्ट बी शुरू कर देंगे, दैट इज ऑल्सो अपडेटेड। तो ये मैं आप लोगों को भेज रहा हूं ग्रुप पे। आज के नोट्स आप इनको अपने हिसाब से बना लीजिए, बाकी की बातें करते हैं कल। टुमारो अगेन वी आर मीटिंग एट 8:15। मैं एक परमानेंट लिंक जनरेट कर दूंगा कल के लिए, सो दैट अपने को रोज रोज लिंक नहीं भेजूंगा, वो लिंक आपको क्लिक करनी और आप सीधे क्लासरूम में आ जाओगे। चलिए, गुड बाय, थैंक यू, सी यू।